हाँ, तो सिंगल अगर सरफेस है तो उसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा दो लंबवत डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसके लिए एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा बाहर की तरफ लिया जाएगा और हर सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं उसके लंबवत दिशा। तो इस तरह से एरिया वेक्टर लिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस कोई भी सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ये सतह है, इससे मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, मतलब इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लंबवत पास हो रही हैं, लंबवत गुजर रही हैं, वो हमें अगर निकालना है तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये मेरे पास सतह होगी, इसका एरिया वेक्टर जो है ए वेक्टर इस तरह से आप लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ से ये एंगल जो है थीटा के बराबर बन रहा है, ये ई हो गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं वो आपके एक कोण से एक कोण पर हैं, एक एंगल पर हैं फ्रॉम द सरफेस। तो सतह के लंबवत अगर हम देखें तो सतह के लंबवत कितनी बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, तो सतह के लंबवत इसका अगर एक घटक ले लें हम, तो कंपोनेंट अगर ले लिया जाए तो ये कंपोनेंट जो होगा सतह के लंबवत ई का कंपोनेंट, तो वो आएगा आपके पास इस तरफ ई कोस थीटा के बराबर, और ये आपके पास ए है। ठीक है, तो ई कोस थीटा आपके पास सतह के लंबवत घटक आया है, मतलब ये हुआ कि इस सतह के एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या हो गई ई कोस थीटा। पर यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर पास होने वाली फील्ड लाइंस की जो नंबर हैं वो ई कोस थीटा के बराबर है, इसलिए ए एरिया से जो फील्ड लाइंस पास होंगी, ए क्षेत्रफल से जो बल रेखाएं गुजरेंगी, वो हो जाएगा आपके पास फाई इक्वल टू ई डॉट ई इंटू ए इंटू कोस थीटा, या ई कोस थीटा इंटू ए कर सकते हैं, या फिर फाई बराबर ई डॉट ए के बराबर। ये आपके पास जो है फ्लक्स रहेगा। ठीक है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणन है किस किस का, विद्युत क्षेत्र सदिश और एरिया वेक्टर का। क्योंकि ये एक नंबर को शो कर रहा है इसके, इसलिए जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, डायरेक्शन नहीं होती है, और यूनिट अगर हम निकालें तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो है यूनिट होगी, और इस यूनिट के आधार पर जो है हम विमा सूत्र भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला भी निकाला जा सकता है। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए इरेगुलर सरफेस। कोई भी अनियमित सतह हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अनियमित सतह के कारण, मतलब आपके पास फ्लैट नहीं है, कोई भी आर्बिट्ररी शेप की हो सकती, तो उस केस में आप जो फ्लक्स निकालोगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, तो इस तरह की सरफेस है। ठीक है, तो इसके लिए फ्लक्स आप निकालने के लिए आप ऐसा करते हैं कि पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक छोटा सा डी ए एरिया का। ठीक है, इस सरफेस पर एक एलिमेंट लेंगे, अल्पांश लेंगे, अल्पांश का जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए इस सतह के लंबवत आएगा, और यहाँ पर मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास ई के बराबर है इस जगह पर, तो इस फ्लक्स थ्रू एलिमेंट
फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट, इस अल्पांश से जो फ्लक्स हम लिख सकते हैं वो होगा ई डॉट डी ए के बराबर। तब आपके कुल सरफेस से अगर हमें निकालना है तो जस्ट आप इनका सबका छोटे छोटे अल्पांश लेके प्रत्येक से आप इस तरह का जो है फ्लक्स निकालोगे और सबका बीजगणितीय योग वो कुल फ्लक्स देगा यहाँ पे। मतलब टोटल फ्लक्स अगर मुझे लिखना है, टोटल फ्लक्स, तो वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, मतलब फाई, और वो होगा आपके पास ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है टोटल फ्लक्स इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स इस तरह से हम लिखते हैं। इसके बाद में जैसे क्वेश्चन लें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सरफेस है इस तरह से, ये आपके पास 2 मीटर इंटू 3 मीटर की सरफेस है और इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है आपके पास 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम 37 डिग्री थ्रू द सरफेस। तो इससे गुजरने वाला हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, वो बराबर होगा ई कोस थीटा इंटू फाई के बराबर। थीटा का वैल्यू यहाँ पर रहा, थीटा जो है रहेगा यहाँ पर, एरिया वेक्टर ये हो गया। तो ए और ई के बीच में जो एंगल है वो थीटा रहेगा। तो ए और ई के बीच में एंगल जो है ये थीटा है आपके पास, और ये थीटा यहाँ रहेगा 53 डिग्री का, क्योंकि टोटल एरिया ये 90, तो ये 90 में से ये 37 गया 53, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ई इंटू कोस थीटा इंटू ए हो गया आपके पास 2 इंटू 3 और कोस 53, कोस 53 मतलब 3/5, और ये सोल्व करते हैं तो 5 से 2 बार गया और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये आपके पास फ्लक्स होगा इससे गुजरने वाला। ठीक है, तो इस तरह से फ्लक्स हम लिखते हैं। अच्छा, अगर पॉजिटिव फ्लक्स आता है किसी भी सतह पर पॉजिटिव फ्लक्स आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ से जो है कुल फ्लक्स निर्गत होगा, और अगर नेगेटिव फ्लक्स बन रहा है तो कुल फ्लक्स जो है वो निवेशी फ्लक्स आएगा, इनपुट आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव फ्लक्स है इट मीन्स जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा बाहर की तरफ निकल रहा होगा, और अगर नेगेटिव फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स अंदर की तरफ जाएगा। टोटल फ्लक्स अंदर की तरफ जाने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो अंदर जा रही होंगी वो नंबर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हो उसकी तुलना में। ठीक है, इसी तरह से अगर आउटवर्ड फ्लक्स है तो बाहर ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, अंदर कम जाएंगी, तो ओवरऑल बाहर की तरफ फील्ड लाइन फ्लक्स आएगा। तो ये रहेगा। इसके बाद में जो है इसके बाद में एक नोट ध्यान रखेंगे कि कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर मैं जो है किसी बंद सतह को रखता हूँ जिसमें कि कोई आवेश नहीं है तो उससे जो है गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव 0 रहता है। कोई भी क्लोज सरफेस अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दी जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए,
तो और उस बंद सतह में अगर कोई चार्ज नहीं है तो उससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव जीरो रहेगा, मतलब जितनी फ्लक्स जो है वो एंटर करेगा उतना ही बाहर भी निकलेगा, जितना निवेश करेगा उतना ही निर्गत होगा, टोटल फ्लक्स जीरो के बराबर आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए मेरे पास एक घन है, ये घन है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। मान लो ई विद्युत क्षेत्र है, इस घन की भुजा ए बाई ए ये होगा, ठीक है। तो इससे हमें कुल फ्लक्स निकालना है, कितना कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो इस सतह से हम देखें, इस सतह पर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेना है हमें और ई अंदर की तरफ रहेगा इस बिंदु पर, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का हुआ, ये फर्स्ट सतह हो गई। तो यहाँ पर जो थीटा 180 रहेगा, मतलब φ1 लिखें तो E इंटू ए, इसका एरिया जो है वो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू कोस 180, मतलब माइनस का ई ए स्क्वायर के बराबर, ये आपके पास φ1 आता है। इसी तरह से इस सतह के लिए देखें, इस सतह के लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और ई भी बाहर की तरफ आएगा, ई वेक्टर भी बाहर की तरफ। दोनों के जो मध्य कोण है, ई तो इसी दिशा में है, एरिया वेक्टर इसका बाहर की तरफ लेंगे तो बाहर ऐसा आएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ थीटा इक्वल टू 180 बन रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा φ2 कहें इस सतह से, तो φ2 का जो मान होगा वो होगा ई इंटू ए स्क्वायर इंटू कोस 0 डिग्री, और ये आता है प्लस का ई ए स्क्वायर। बाकी की जितनी भी सतह है, जैसे मान लीजिए ये है थर्ड सतह, तो इसमें एरिया वेक्टर आप ऐसे लिखेंगे और ई आएगा यूँ, इसी दिशा में है ई। ये लंबवत वाला केस हो गया, थीटा इक्वल टू 90 होने पर फ्लक्स जीरो होता है, थीटा इक्वल टू 90 होने पर जो है कोस का वैल्यू जीरो आएगा, तो फ्लक्स भी आपके पास जीरो आएगा, तो φ3 भी जीरो बनेगा। इसी तरह से कोई भी अन्य सतह ले लें, जैसे मान लीजिए ये वाली सतह है आपके पास, तो इसमें एरिया वेक्टर इस तरह से आएगा बाहर की तरफ और ई इधर आएगा, तो एक दूसरे के लंबवत रहेगा। तो बाकी की जितनी भी सतह बनेगी, φ3 ले लें, φ4, φ5, φ6, वो सारी जीरो बनेंगी क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा सब में एंगल, ठीक है। तो इस घन में देखें तो केवल अगर टोटल फ्लक्स हमें निकालना है तो फाई टोटल क्यूब से वो होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड सो ऑन, और आप यहाँ पर सम करते हैं तो माइनस का ई ए स्क्वायर और प्लस का ई ए स्क्वायर, बाकी टर्म जीरो, तो टोटल जो है क्यूब से जीरो आएगा। लेकिन ये तभी है जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो, एक समान विद्युत क्षेत्र हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर E का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ कुछ अलग वैल्यू है E की और यहाँ कुछ अलग है, तब उस केस में जो है यहाँ पर आपके पास ये φ1 का वैल्यू φ2 से डिफरेंट आएगा मैग्नीट्यूड में, और मैग्नीट्यूड में डिफरेंट आएगा तो यहाँ पर जब आप इनका एडिशन करेंगे तो वो भी आपके पास जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि किसी ऐसी बंद सतह को, ऐसी क्लोज सरफेस को रखा जाए जिसमें कि कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। वो उस पर जो बंद सतह की शेप, साइज वगैरह इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद में क्वेश्चन कि मेरे पास इस तरह से जो है एक हेमी स्फेरिकल पोर्शन है, अर्धगोलीय सतह है, अर्धगोलीय सतह,
हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसको हम जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इस तरह से इसमें रख दिया। मान लीजिए r इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये आपके पास बंद सतह होगी। इस तरह से कुल जो है फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो है 0 होना चाहिए, ये एक समान यूनिफॉर्म है। तो हमें इसमें ये निकालना है कि इसकी जो कर्व्ड सतह है, वक्रीय सतह, इससे कितना फ्लक्स पास होगा इसमें। तो फाई जो है हमें कर्व्ड सरफेस से कितना होगा ये हमें निकालना है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें निकालने के लिए, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा फाई नेट वो 0 के बराबर होगा। मतलब फाई जो कर्व्ड सरफेस है और फाई जो फ्लैट है, इन दोनों का जो सम है, जो योग है, वो 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब या यूँ कह सकते हैं कि फाई कर्व्ड सरफेस का जो है फ्लक्स वो बराबर आएगा फाई फ्लैट के, ठीक है। फाई फ्लैट के या फ्लैट सतह के लिए देखें तो ये आपके पास फ्लैट सतह हो गई। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको शो की भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ। और एरिया वेक्टर आप बंद सतह से बाहर की तरफ लेंगे तो एरिया वेक्टर आपके नीचे की तरफ आता है, पाई r स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स लिखेंगे फाई फ्लैट, वो होगा E इंटू पाई r स्क्वायर इंटू कोस 180, और ये सोल्व करते हैं तो माइनस E इंटू पाई r स्क्वायर के बराबर ये आपके पास फ्लक्स आएगा। तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स होना चाहिए फाई कर्व्ड, वो बराबर होगा माइनस ऑफ फाई फ्लैट, मतलब प्लस का E इंटू पाई r स्क्वायर के बराबर। ये फ्लक्स आपके पास रहेगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जेड हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक आपके पास यहाँ घन रखा हुआ है, इस तरह का घन है जिसकी जो भुजा है वो a बाई ए, एंड ए, ये आपके पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से है, यहाँ पर मान लो E इक्वल टू में जो है ले लेता हूँ कुछ a इंटू एक्स के बराबर। ये है आपके पास x बराबर a पर, ये वाली सतह x बराबर a पर, और ये वाली सतह फिर x बराबर 2a पर होगी, 2a का, ठीक है। हमें इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए जो है टोटल जो फ्लक्स होगा वो 0 नहीं होगा इससे,
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ अलग आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कुछ अलग होगा। तो उस आधार पर देखें तो जितना फ्लक्स यहाँ से एंटर करेगा, अंदर जाएगा, और जितना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा वो बराबर नहीं होंगे क्वांटिटी में, वो अलग अलग होंगे। कौन सा ज़्यादा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स पर डिपेंडेंट है, ए का मान मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ई का मान भी बढ़ता जाएगा, मतलब ई का मान बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो फ्लक्स होना चाहिए वो आपके पास कम आना चाहिए क्वांटिटी में, और यहाँ जो फ्लक्स होना चाहिए वो क्वांटिटी में ज़्यादा आएगा। मतलब इसमें निवेश कम करेगा, ज़्यादा निकलेगा, मतलब टोटल जो फ्लक्स होगा वो आपके पास जो है निर्गत फ्लक्स होगा, आउटवर्ड फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ निकालें तो ये पहली सतह हो गई, और ये दूसरी सतह, यहाँ पर E1 का जो मान बनेगा वो होगा आपके पास, x का वैल्यू a है, मतलब a इंटू ए के बराबर, और एरिया वेक्टर जो आएगा इसका बाहर की तरफ लेना है, डेट इज a, एरिया वेक्टर। दोनों के बीच में 180 का कोण हो गया, 180 का एंगल होगा, तो φ1 बराबर होगा E1 इंटू ए इंटू कोस 180, और ये सोल्व करते हैं तो a क्यूब माइनस में आता है। ठीक है, इसी तरह से φ2 हम निकालें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बराबर, देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 2 है, मतलब 2a ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और एरिया वेक्टर भी इसी के अलोंग आएगा, तो एंगल यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हुआ, मतलब φ2 अगर आप लिखोगे तो φ2 होना चाहिए E2 इंटू ए इंटू कोस 0, और ये सोल्व करते हैं तो 2a इंटू ए स्क्वायर, मतलब प्लस का 2a क्यूब। ये तो कुल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स अगर आप निकालोगे, बाकी का सब सतहों से 0 होगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये सतह लेते हैं तो इसमें एरिया वेक्टर आपके पास इस तरह से जाएगा, और ई इधर, इसमें एरिया वेक्टर ये और ई इधर, ऐसे ही बाकी सतहों के लिए, सब चारों सतहों के लिए 0 बनेगा फ्लक्स। टोटल फ्लक्स आप निकालोगे तो φ2 और φ1 का योग, बाकी तो सारी 0 है ही सही, और ये जब आप सोल्व करते हैं तो a इंटू ए क्यूब, ये आपके पास जो है टोटल फ्लक्स रहेगा। तो एक समान असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी क्लोज सरफेस को रखते हैं तो उस केस में उससे जो है जो फ्लक्स पास होता है वो नॉन जीरो फ्लक्स पास होता है, अशून्य फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, तो ये आपके रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक घन है और उसके शीर्ष पर जो है एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस घन से कितना फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इससे, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब निकालना है, कितना होगा इफ पॉइंट चार्ज is placed फर्स्ट है एट इट्स वर्टेक्स, इसके एक शीर्ष पर, दूसरा एट सेंटर, सॉरी इसको पहले फर्स्ट एट सेंटर, फर्स्ट सेकंड है सेंटर ऑफ सरफेस, ये सेंटर ऑफ क्यूब है, और थर्ड है एट इट्स वर्टेक्स। मतलब घन के केंद्र पर रखा जाए पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में घन के सतह के केंद्र पर रखा जाए, और तीसरी स्थिति में घन के किसी भी एक शीर्ष पर रखा जाए, तो इस घन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो
तो फर्स्ट जैसे लें तो ये हमारे पास घन हो गया, चलो इस क्वेश्चन को जो है बाद में करेंगे, गॉसेस लॉ पढ़ने के बाद में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन ये है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को जो है हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी साम्यावस्था में, और हम जो है उसको डाइपोल को जो है थोड़ा सा अल्प कोण से घुमाकर छोड़ते हैं विद्युत क्षेत्र से। तो हमें ये बताना है कि इसकी गति को सिद्ध करना है कि इसकी गति जो है सरल आवर्त गति होगी और जो है इसका आवर्तकाल भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लिख लें पहले कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed, electric dipole P vector is placed in uniform electric field and it is slightly displaced from its equilibrium position and is released prove that, first question है, prove that its motion is SHM, इसकी जो मोशन है उस SHM होगी, SHM फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तथा इसकी साम्यावस्था से उसको अल्प विस्थापित करके छोड़ा जाता है। तो सिद्ध कीजिए कि इसकी जो गति है वो आपके पास सरल आवर्त गति होगी और इसका आवर्तकाल भी हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे ये है मेरे पास कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E और P किसी इंस्टेंट पे जो है P जो है यहाँ से थीटा कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इसको आप इस स्थिति से ले जाकर छोड़ रहे हैं किसी इंस्टेंट पे, मान लीजिए यहाँ पर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण लग रहा होगा, एक रेस्टोरिंग टॉर्क इस पर लग रहा होगा, वो टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ आएगी। तो टॉर्क रेस्टोरिंग जो है वो आपके पास इस तरफ आएगा। यहाँ पर रेस्टोरिंग टॉर्क निकालें, रेस्टोरिंग टॉर्क प्रत्यानयन बल आघूर्ण एट एन एंगल थीटा, वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये होगा टो रेस्टोरिंग इक्वल टू होगा पी ई इंटू साइन थीटा के बराबर, ये आएगा रेस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, सिंस थीटा इक्वल टू आपके पास थीटा स्मॉल हमने लिया है और साइन थीटा अगर स्मॉल हो तो उस केस में हम जो है थीटा के बराबर रख सकते हैं इसको, मतलब जो रेस्टोरिंग टॉर्क रहेगा, जो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो आपके पास आएगा पी ई इंटू थीटा के बराबर।
इसको नेगेटिव लगा सकते हैं क्योंकि ये वापस जो है रिस्टोर करेगा, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लाएगा, तो ये आपके पास रेस्टोरिंग टॉर्क आएगा। यहाँ पर P और E कांस्टेंट है, मतलब नेक्स्ट जो रेस्टोरिंग टॉर्क है, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, वो समानुपाती थीटा के होगा, और माइनस भी आ रहा है, माइनस आपके ये शो करेगा कि सदैव ये साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करेगा इसको। और ये आपके पास थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो यही जो है कंडीशन होती है आपके पास SHM की, एंगुलर हार्मोनिक मोशन की। तो कंडीशन फॉर एंगुलर हार्मोनिक मोशन AHM, ठीक है। तो एंगुलर हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशन होगी। तो यहाँ से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है, जो भी इसका P का E में इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपके पास एक सरल आवर्ती रूप से चेंज होगी, सरल आवर्ती गति होगी, ठीक है। इसका आवर्तकाल निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यही इक्वेशन लें, रेस्टोरिंग टॉर्क को हम लिखते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण को हम I इंटू अल्फा से लिखते हैं, वो माइनस PE इंटू थीटा के बराबर आएगा। I जड़त्व आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो यहाँ से I इंटू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस PE इंटू थीटा, या इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस PE अपॉन I इंटू थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आती है। हमारे पास इक्वेशन फॉर AHM ये है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन जो है सिमिलर इक्वेशंस है। अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पर यहाँ पे PE अपॉन I है, मतलब ओमेगा स्क्वायर वो बराबर PE अपॉन I, मतलब ओमेगा बराबर PE अपॉन I का अंडर रूट, और PE अपॉन I को ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, या T बराबर होगा 2 पाई अंडर रूट I अपॉन PE। ये इसका टाइम पीरियड आएगा मोशन का, और ये आपके पास कंडीशन रहेगी AHM की।